यह सवाल करता है कि क्या आप भारत के मुसलमानों के लिए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या काम करेंगे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री, मैं खुश होता अगर आपसे सवाल होता कि आप उस देश से आते हैं जहां पर 50% आबादी भारत की 28 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। मैं खुश होता इस बात से कि अगर रिपोर्टर आपसे सवाल करती कि बताइए मेक इन इंडिया में आपने क्या क्या बनाया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती कि क्या आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के उस टारगेट को हासिल कर लिया। मैं खुश होता अगर उस फॉरेन रिपोर्टर आपसे बोलती कि भारत में इन्फ्लेशन कम करने के लिए आपने क्या किया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर नौजवान है तो भारत में उसकी बेरोजगारी के लिए आप क्या किए। मगर उस रिपोर्टर ने उनसे पूछा मुसलमानों की तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारे वजीर आजम ने कह दिया कि हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्रधानमंत्री, सच्चाई को मैं अब बयान कर रहा हूं। क्या मणिपुर में 300 चर्चिस को जला दिया गया, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? 300 चर्चिस मणिपुर में जला दिए गए। क्या उत्तरकाशी में मुसलमानों से नहीं कहा गया कि छोड़कर भाग जाओ, तुम्हारा बायकॉट किया जाएगा? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वजीर आजम, क्या आपका दिल्ली के एमपी ने नहीं कहा कि मुसलमानों से कोई खरीदो फरोख्त मत करो, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वजीर आजम, क्या आपने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर नहीं बनाया, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट आपने 40% कम कर दिया, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आपने मौलाना आजाद फेलोशिप को खत्म कर दिया अल्पसंख्यक समाज के लिए। अब कोई मुसलमान बच्चा फेलोशिप और PhD नहीं कर पाएगा, क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? प्रधानमंत्री, डिस्क्रिमिनेशन यही भी है कि आपके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं। बताओ प्रधानमंत्री, फिर आपने क्यों कहा? ये मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आप से इस तरह का सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट ने कर दिया। हम तो उम्मीद करेंगे कि भारत के जर्नलिस्ट भी पप्पा जी से इस तरह का सवाल करेंगे। करेंगे नहीं मालूम, मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आपसे इस तरह का सवाल हुआ। दूसरी बात, जो देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने वहां की कांग्रेस को तकरीर की जिसमें अमेरिका के पार्लियामेंट कांग्रेस और सेनेटर्स बैठे हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमको 75 साल की आजादी 1000 साल की गुलामी के बाद मिली। देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों ये झूठ बोलते हैं कि 75 साल की आजादी 1000 साल की गुलामी के बाद आप बोलते मिली है? तो फिर देश के प्रधानमंत्री, आप ये बताओ कि अगर 75 साल की आजादी जो हमको अब मना रहे 1000 साल की गुलामी से मिली, तो फिर अंग्रेज तो 200 साल हुकूमत किए ना। क्या मराठा लोगों की हुकूमत नहीं थी? क्या पेशवाओं की हुकूमत नहीं थी? क्या चोलास की हुकूमत नहीं थी? क्या विजयनगरा की हुकूमत नहीं थी? क्या यादवा हौसला की हुकूमत नहीं थी? क्या गुलाम जिसका नाम मलिक अंबर है उसकी हुकूमत नहीं थी? प्रधानमंत्री, आप कहां भूल जाते हैं? आप खाली एक ही आंख से देखते, बस वो दिख गया, वो नहीं छे। प्रधानमंत्री, लाल किले पे जो खड़े हो कि आप 15 अगस्त को झंडा लहराएंगे, ताजमहल
ये सब क्या है? ये भी तारीख का हिस्सा है प्रधानमंत्री, हिस्ट्री का हिस्सा है। मगर जो 500 साल पहले हुआ, आप असदुद्दीन ओवैसी से पूछ रहे, तुम बोलो है? अरे भाई साहब, हम जो है बाबा आदम की औलाद हैं। सुने फडणवीस, हम बाबा आदम की औलाद हैं। और बाबा आदम जब दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंद में रखे। तो जब अब्बा यहां पे कदम रखे तो ये अब्बा की जमीन हो गई, ये अब्बा की जमीन है। तो अब्बा की जमीन से अब कोई निकलने वाला नहीं है। हम सब लोग आदम की औलाद हैं। किसकी औलाद है? बाबा आदम, हमारे अब्बा, डैडी, पापा, अब्बू, बस ये समझना है। मगर इनकी औलाद, उनकी औलाद, अरे तुम क्या औलाद की एक्सपर्ट हो क्या? तोबा तोबा, ऐसा नहीं होना, ना ना। अच्छा, अब आप इन्हें फोटो रखा तो भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारत का जब आईन बाबा साहेब अंबेडकर बना दिए, उसकी पहली किताब में बाबा साहेब अंबेडकर ने पहली किताब बनाई। जितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उन सब ने उस पर दस्तखत की। उस सब पर, सुनो भाई, उस सब पर उन्होंने साइन की। बड़े बड़े लोग जिन्होंने इस मुल्क को आईन दिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे थे, उनका दिमाग, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी कुर्बानी नरेंद्र मोदी से बड़ी थी, हर एक से ओवैसी से बड़ी थी। उस पहली किताब में सबके फोटोज है, उसमें टीपू की भी फोटो है। आप निकाल दो उस फोटो को, आप निकालो ना उस फोटो को, दम है तो निकालो। उस पहली किताब जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 4 फादर्स ने साइन किया, फोटो निकालो। अकबर की फोटो, झांसी की रानी की फोटो, गुरु नानक की फोटो, राम सीता लक्ष्मण की फोटो, गौतम बुद्ध की फोटो, महावीर की फोटो। अरे यही तो भारत है। मगर इनको 1000 साल में इनको विजयनगरा याद नहीं आता, चोलाज याद नहीं आते। प्रधानमंत्री, और एक बात आपसे हम पूछना चाह रहे हैं। ये बराक ओबामा जानते? बराक ओबामा को अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने दिल्ली को आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको अपनी हाथ से बड़ा नजाकत से चाय डाल के पिलाए थे, चाय डाल के पिलाए थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोल दिए कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और नरेंद्र मोदी क्या बोले थे उनके बारे में कि बराक, ऐसा ही कहा था, वीडियो देखो, मैं और बराक कैसी गुफ्तगू करे, तू तड़क की बात करते। प्रधानमंत्री जब तू तड़क की बात कर रहे तो ये बराक ओबामा इस तरह की बात क्यों कर दिए? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे देश में ये जो फिरका परस्ती का जहर बढ़ रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पुरअमन रहिए मगर बुज़दिल मत रहिए। अमन को मजबूत करिए मगर खौफ को करीब आने मत दो। अमन को मजबूत करो मगर हालात से समझौता मत करो। अमन को मजबूत करो मगर अपनी जमहूरी लड़ाई को जारी रखो। तुम्हारे करीब ना डर आना चाहिए, तुम्हारे करीब ना यह गैर यकीनी कैफियत आना चाहिए। हिम्मतों को बुलंद रखो। ये भारत हमारा है। हम यहां पर
बाबा आदम के जमाने से रह रहे हैं, बाबा आदम के जमाने से रह रहे हैं और सुबह कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह कयामत तक रहेंगे, डरेंगे नहीं, संविधान के मुताबिक अपने दीन पर चलेंगे, अपने मस्जिदों को आबाद रखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कबूल नहीं करेंगे। हम अपने मजहब पर, कल्चर की हिफाजत आर्टिकल 29 हमको देता है, हम उस पर चलते हैं।